तो खड़े कर दो सीओ साहब और सबको को मेले में घूमे। गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट थोड़ी 2 मिनट कुछ नहीं। हाँ वो गाड़ी निकलता हूँ बराबर है अब गाड़ी है ना बताओ। भैया और भी काफ़ी प्रोडक्ट बनाते हैं। और हमारे अभी जो सीजनेबल काम होता है ना, जैसे भी नींबू का सीजन है तो नींबू का महिला अभी आप आम का अचार मांगोगे तो वो भाई अभी अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज नहीं है। अभी और थोड़ा फंड मिल जाएगा तो थोड़ा और खड़ा कर मशीनरी मशीनरी लगी हुई है। 8 महिलाओं को हम रोज़गार दे रहे हैं और नेशनल अवार्ड विनर है, बेंगलोर जाकर नेशनल अवार्ड विनर 100% ऑर्गेनिक। मैं संचालक नहीं हूँ बैंक के, बट अभी मैडम तुम्हारे हाँ बिल्कुल लोन मैंने SBI से 9 लाख का प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वरोजगार योजना के SBI से आज से किसी बैंक में थी बहुत सारी। अभी जैसे दादा का गाँव डॉक्यूमेंट लेके आइए। पेमेंट के लिए आपका फ्रेंड हो गए मैडम आप बेटा आ जाओ, यहाँ आ जाइए। जुलाई के हैंगर के आसामी हैं करके कंपनी से हैं, तो आप सब लोग वहाँ पे विजिट करें। जो
हेलो, मारुति लिमिटेड ज्वाइंट वेंचर ऑफ मारुति सुजुकी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गुजरात बेचराजी से आई हुई है और वो कंपनी है साथ में टेक्निकल नॉन टेक्निकल 10th पास ITI फिटर इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल आते हैं। काउंटर नंबर 20 कृष्णा मारुति लिमिटेड 2 टीम वहाँ पे बैठी हुई है। एक कंपनी रोल जो रोल ITI टेक्निकल जितने भी नॉन टेक्निकल। तो मेरा अनुरोध है सभी छात्रों से बार कोड स्कैन करें और ग्रुप के हिस्सा बने। साथ में वहाँ पे अदर सैलरी वेंचर ऑफ मारुति सुजुकी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको। वहाँ पे आप किसी भी प्रकार से ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। सहयोग करेगी और कुछ भी समस्या है तो रोजगार कार्यालय जो यहाँ पे है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में काउंटर पे पहुँचे और यहाँ पे आए। हेलो, आज के कार्यक्रम नवाचार कार्यक्रम मार्गदर्शन में हमारे बीच में आज के अतिथि पधार चुके हैं। फीता कटिंग के बाद में सीधा ही हमारे अतिथि ये जो विभिन्न प्रकार की रोजगार से संबंधित नियोजकों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का अवलोकन करेंगे। तत्पश्चात कार्यक्रम को आगाज किया जाएगा। पधारे हुए सभी अतिथियों का जिला रोजगार परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उग्राज जी पारासर, अध्यक्ष जैन हर्षवर्धन अग्रवाला, पुलिस अधीक्षक जालोर और विशेष अतिथि के रूप में पधारे हुए सभी इसमें और बच्चे आ जाएंगे हम आएंगे। अभी इसके मुझे निगम के लोन आज के नवाचार कार्यक्रम मार्गदर्शन में रोजगार से संबंधित नियोजकों द्वारा लगाई गई अवलोकन करते हुए आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि अध्यक्ष संजय बासु, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जालोर हमारे बीच में सभी ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है।
औरंगाबाद से है और हमें अंश की भारी वैकेंसी है, कम से कम 500 10 के बाद ITI के लिए अलग ये जरूरी है, ये आपने अच्छा कराया। ये सब कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है। हमारा जो इमीडिएट है, ऐसा नहीं कि वहाँ जाएगा फेल होगा वहाँ जाएगा, ये नहीं है। तो यहाँ पे आप अपने को जा रहे हो तो यहाँ सिलेक्शन करना है, उसको ये कागज जिसको आना है यहाँ से ही फाइनल अपना परिचय दो। हमारे 7 बेटे हैं, आगे एडमिशन चल रहे हैं, उनके साइड ध्यान देंगे, कुछ खाली ये वेटिंग लिस्ट वाला है क्या? हाँ सर, ये बहुत अच्छा आपने बनवाया जी। बताओ दूसरा आपको क्या आप सब लोग 2 बजे बिल्कुल रहना, मतलब ये आज का ही है। उसमें लोग अपनी फीसों की भर जाती है। 25 से 30 के बीच में और 2 बेटियाँ जिन गाँवों में कभी नहीं है ऐसे गाँव के लोगों को ऐसे अलाउ होता है वहाँ पहले इतने साइंटिस्ट नहीं थे, अभी 6। मुख्य अतिथि के रूप में
अध्यक्ष जन अभाव अभियोग निराकरण समिति राजस्थान सरकार, आदरणीय श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय निशांत जी जैन, आदरणीय श्री हर्षवर्धन अग्रवाला, पुलिस अधीक्षक जालोर, श्रीमान संजय जी वासु, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हमारे बीच में इन विभिन्न प्रकार की दुकानों का अवलोकन करते हुए बता रहे हैं। साथ में एडीएम साहब मौजूद हैं, शिक्षा विभाग से हमारे डीओ साहब, रोजगार कार्यालय के जितने भी आला अफसरान हमारे बीच में मौजूद हैं और बता रहे हुए जितने भी रोजगार आशार्थी जितने भी अधिकारी हैं, उन सभी का मैं एक बार पुनः सभी इस कार्यक्रम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सभी का आभार। सुरमणी ये बेहतरीन अवसर रोजगार आशार्थियों के लिए एक नई पहल, एक नया नवाचार के रूप में इम्प्लीमेंट दे रहे हो कितना नहीं कितने है और आसपास के क्षेत्र में भी है, जैसे पाली है, जितने भी रोजगार आशार्थी बता रहे हैं उनसे अनुरोध है कि अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा लें। फोटो गवर्नमेंट भेजा टेक्निकल साइड लाइक नहीं डेफिनेटली हम उनको हिंदी में ही कन्वर्ट करें। इवन हम वहाँ
हमारे बीच में अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर श्रीमान निशांत जैन हमारे बीच में है। साथ ही पुलिस अधीक्षक श्रीमान हर्षवर्धन जी अग्रवाल हमारे बीच में है। श्रीमान राजेंद्र जी प्रसाद अग्रवाल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती रघुपति उजैनिया है। आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत ही शानदार पहली बार के मार्गदर्शन शिविर में देख रहा हूं जो हो रहा है। ऐसे कार्यक्रम के हमारे आज के इस मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। अभिनंदन कर श्रीमान राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल और जिला रोजगार अधिकारी आनंद कुमार जी सुतार से कि हमारे अतिथियों को मां सरस्वती की प्रतिमा तक ले जाए। अध्यक्ष जन अभाव अभियोग जिला पुलिस अधीक्षक जालोर श्रीमान संजय कुमार जी वास्तु सीओ साहब और श्रीमती अनुप्रति जी उजैनिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमारे बीच में है। तमाम अतिथि मिलकर के मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। या मुझे पुरुषार आप प्रज्वलाय शुभता या वीणा मंडित कराय शुभ प्रथमा समाह या ब्रह्मचर्य शंकर देवी देवी सदा वंदिता और सामान्य पाठु सरस्वती भगवती विशेष जाया प्रणाम। तमाम अतिथि मिलकर के मां सरस्वती की आराधना करते हुए जिस परम पावन पवित्र उद्देश्य से इस मार्गदर्शन शिविर का नवाचार मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया है उसमें हमको सफलता मिले। मां सरस्वती की पूरा आशीर्वाद रहे। मैं तमाम उपस्थित लोगों से निवेदन करूंगा अगर आप कुर्सियां खाली है उस स्थान पे आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी संख्या में जालोर में पहली बार देख रहा हूँ अपने युवा इस मार्गदर्शन शिविर में उपस्थित हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आइए इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित करके श्रीमान जी महाराष्ट्र जिन्होंने इस शिविर के अंदर बाद में हम देख रहे हैं नियोजकों के द्वारा जो भारी मात्रा में जो स्टॉल लगाई हुई है उसका उन्होंने बीज काट कर उद्घाटन किया और फिर उन्होंने उस तमाम जो नियोजकों के मंच के माध्यम पीपीटी के माध्यम से इस मंच से तमाम जो हमारे युवा हैं आशार्थी हैं उन रोजगार आशार्थी उपलब्ध यहाँ पे उपस्थित हैं। आइए मैं सीधे बिना किसी औपचारिकता माध्यम उनके स्वागत की रस्म की ओर आपको उम्मीद करता हूँ। कौशल अग्रवाल से निवेदन कर रहा हूँ कि आप मंगल प्रसाद अग्रवाल एडीएम साहब स्वागत करते हुए साफा पहना करके श्रीमान पुखराज जी पाराशर अध्यक्ष जन अभाव अभियोग निराकरण समिति राजस्थान सरकार और माला पहना करके स्वागत अभिनंदन पुष्पहार पहना करके स्वागत अभिनंदन करेंगे एडीएम साहब के। अभिनंदन के इस अवसर पर क्या मैं उपहार फूलों का गुलदस्ता दे दें या पहना दें पुष्पहार। इन्हीं पुष्पहारों के द्वारा में इस नवाचार कार्यक्रम के अगर कोई जिस बड़ी सोच को लेकर के आए हैं तो वो है हमारे कार्यक्रम को जो सोच के साथ में इन्होंने आज यहाँ पे शिविर लगाया है। आइए मैं सीधे निवेदन कर रहा हूँ जिला रोजगार अधिकारी श्रीमान आनंद कुमार जी सुतार से कि वो निशांत जी जैन जिला कलेक्टर साहब का साफा और माला पहना करके स्वागत करें। जिला रोजगार अधिकारी आनंद कुमार जी सुतार और हमारे कलेक्टर साहब ने जिस प्रकार से इस मार्गदर्शन शिविर को पूरी टीम के साथ आयोजित किया है प्रबंधक रिको जालोर से निवेदन कर रहे हैं स्वागत करें। कि तमाम हमारे इस मधुमेता शिविर के तमाम प्रेरक हैं। हमारे कलेक्टर साहब और एसपी साहब स्वयं प्रेरक हैं, इस पद पे पहुंचे हैं। वो भी माला साफा पहना करके हाँ संजय कुमार जी वासु स्वागत अभिनंदन। श्रीमती अनुप्रति जी उजैनिया अग्रवाल का स्वागत करें माला साफा पहना करके। जिला कोषाधिकारी श्रीमान हमीरा राम जी मेघवाल स्वागत अभिनंदन। आइए साथियों मैं तमाम हमारे माध्यम से के साजन आया ए सखी काई मनवार करा और थाल भरा ग्रुप के नोडल श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी के आज के इस रोजगार मेले और कैरियर काउंसलिंग शिविर में आधारी मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान पाराशर साहब अध्यक्ष जन अभाव अभियोग निराकरण समिति राजस्थान सरकार, जिला कलेक्टर महोदय, एसपी साहब, सभी मेरे साथी अधिकारीगण, बाहर से राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा
कई प्रदेशों से पधारे हुए नियोजक और हमारे विद्यार्थियों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित मार्गदर्शन प्रदान करने, उनको काउंसलिंग प्रदान करने के लिए जोधपुर और अन्य जगह से जो भी संस्थान हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं उनके प्रबंधकों को मैं इस मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि जिला कलेक्टर महोदय के जो बच्चे प्रकार के जो कोर्स है उनके फाइनल ईयर में हैं, जो ITI वगैरह कर चुके हैं और जो रोजगार की तलाश में हैं, या ऐसे बच्चे जिनको अपना करियर अभी बनाना है, चाहे वो 11वीं 12वीं के बच्चे हैं जो विभिन्न प्रकार की जो ट्रेनिंग्स हैं, कोर्स हैं, उनमें वो जाना चाहते हैं या प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए काउंसलिंग शिविर का आयोजन किया जाए। इस हेतु श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश के बाद हमने ये तैयारी की, जिसमें मुख्य रूप से जिला रोजगार अधिकारी हमारे रीको के AGM साहब, GM DIC संग्राम जी देवासी और हमारी साथी अधिकारी एडिशनल SP महोदया श्री अनुकृति जी उज्जैनिया, हम सब ने मिलकर के ये तैयारी की, सभी नियोजकों को यहाँ आमंत्रित किया। और हम चूँकि ये जालौर में इस तरह का प्रोग्राम पहली बार आयोजित किया जा रहा है, तो हमें कुछ शंका और संदेह भी था कि किस तरह से ये आयोजन संपन्न होगा। हमारे अधिकारियों ने बहुत ही अच्छा यहाँ इसकी तैयारियाँ की, लोगों को इनवाइट किया। तो आज हम इस आयोजन को 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक तो जॉब फेयर के रूप में जो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं और जो विभिन्न प्रकार के रोजगार में जाना चाहते हैं, वो चाहे सरकारी रोजगार हो, प्राइवेट रोजगार हो या स्वरोजगार हो, तीनों प्रकार की यहाँ संभावनाएं उनके लिए बाहर स्टॉल लगाए हैं, उनको जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है, प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जा रहा है। अपनी चॉइस, अपनी रुचि, अपने कोर्स और अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के हिसाब से अपना रोजगार वो चुन सकते हैं, अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता के अनुरूप। उसी के साथ साथ आज जब यहाँ हॉल में हम बैठे हैं तो हमने यहाँ जो पूर्व में जो प्रोग्राम बनाया था वो इस तरह से था कि स्कूल के जो विद्यार्थी हैं जो 12वीं या 11वीं में हैं और इसके अलावा जो BA, BSc या BCom या अन्य ग्रेजुएशन कोर्स के फाइनल ईयर में हैं, जिनको आगे ये पता नहीं होता कि हमें करना क्या है, उनके लिए मंच प्रदान करने के लिए आज ये आयोजन किया गया है। और मैं ये आशा करता हूँ और साथ ही में ये आप सबकी उपस्थिति से ये निश्चित रूप से विश्वास है और मैं भगवान से ये कामना भी करता हूँ कि आज का ये आयोजन सफल हो। आपके सहयोग से यहाँ जो भी आपको मार्गदर्शन देने आए हैं या जो अपॉर्चुनिटी उपलब्ध करवाने आए हैं, उन सबसे भी मेरा ये अनुरोध रहेगा कि अधिक से अधिक जालौर के लोगों को आप रोजगार प्रदान करें, उनको मार्गदर्शन प्रदान करें। यहाँ मैं नियोजकों को ये भी कहना चाहूँगा कि जालौर जो सिटी है, यहाँ का जो ग्रामीण वातावरण है उनके अनुरूप यहाँ के जो बच्चे हैं या पढ़े लिखे युवक युवतियाँ हैं, उनको आप रोजगार दें और अच्छी तरह से काउंसलिंग करें और अपने जो आज जो आयोजन के रूप में जो मंच उपलब्ध करवाया गया है, इसमें जो जानकारियाँ प्राप्त करें, रुचि उत्पन्न करें और आगे इस आयोजन के माध्यम से अधिकाधिक लोग विभिन्न प्रकार के कोर्स, नौकरियाँ, स्वरोजगार में अपना भविष्य बना पाएंगे, ऐसी मेरी आशा है, ऐसी मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज इस रोजगार मेले के आयोजन में पधारे हुए आदरणीय पुखराज जी, निशांत सर, ADM साहब, CEO साहब, एडिशनल साहब और सभी विद्यार्थी, पत्रकार बंधु,
जब सर ने मुझे बताया था कि ऐसा रोजगार मेला का आयोजन हो रहा है, तो सबसे अच्छी बात यही लगी थी कि कई बार खास करके रूरल बेल्ट में क्लास 10 और 12 के बाद बच्चे ये बात करने के लिए आते हैं कि आगे क्या क्या विभिन्न प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़, कहाँ हम जा सकते हैं, किस प्रकार की नौकरियां हम पा सकते हैं, सबसे छोटे से लेकर के सबसे ऊंचे पद की नौकरियां, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, कुछ ये ऐसी नौकरियां हैं जो हमेशा से चली आ रही है और इसके बारे में भी लोग जानते हैं। परंतु ये बात सत्य है कि कई बार जब अच्छी डिग्री या अच्छी ट्रेनिंग पाने के बाद भी लोग कई बार समय पे नौकरी नहीं पा पाते, तब फिर वो क्या करेंगे। तो ये जो रोज़गार मेला है ये उन सभी लोगों के लिए है जो अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग और एजुकेशन प्राप्त कर चुके हैं और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में अलग अलग प्रकार के नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन बात यह है कि एक ही छत के नीचे आपको सभी प्रकार की नौकरियों के बारे में सूचनाएं भी दी जा रही हैं और एम्प्लॉयर्स भी आए हैं जो आपकी CV लेने के उपरांत आपको इंटरव्यू में कॉल करके नौकरियां प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो मार्गदर्शन प्रोग्राम है इसका महत्व इतना ज़्यादा है आज के दिन, क्योंकि आप इंजीनियर तो बन गए, लेकिन इंजीनियर बनने के बाद जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसके माध्यम से अलग अलग प्रकार के मेन पदों पे आपका चयन होना है, उसका प्रोसेस क्या है, कितने प्रकार के स्टेजेस में एग्ज़ाम देना होता है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कुछ ऐसा तो नहीं जो आपकी अभी भी पढ़ाई बाकी रह गई हो और आपको उसको कंप्लीट करने के उपरांत ही उसमें अपीयर करना है। तो ये सारी चीज़ें इस मार्गदर्शन के तहत जो मेरे सामने लिस्ट है, मैं देख सकता हूँ कि जो सबसे बेसिक है बैंकिंग सेक्टर, पुलिस के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ITI में भर्ती, पैरामेडिकल में भर्ती, तो इसके लिए आपको क्या क्या किस प्रकार से आपको तैयारी रखनी है ताकि समय पे, क्योंकि हर नौकरी पे एक सही उम्र और सही एक्सपीरियंस के साथ पहुंचने पे ही आगे फ्यूचर में सफलता मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है सर, और आपके मार्गदर्शन में इसको ऑर्गेनाइज हुआ और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय। आइए हमारे बीच में सादगी से लबरेज आइए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस शिविर के अंदर जो नियोजक महोदय यहाँ पे आए हैं वो अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए LNT वालों को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, आप पधारें और अपना परिचय यहाँ पे प्रदान करें। आदरणीय मंत्री महोदय, कलेक्टर महोदय और समस्त सरकारी विभाग के गणमान्य महोदय और समस्त विद्यार्थीगण, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सूरज मालविया, LNT कंस्ट्रक्शन अहमदाबाद से हूँ और प्रॉपर मैं राजस्थान से हूँ, पाली जिले के नाना गांव से। हमारी कंपनी अभी बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, जिसमें बुलेट ट्रेन का काम अहमदाबाद से मुंबई की लाइन में चल रहा है। जो पहले ट्रेनिंग, इसका ट्रेनिंग 3 महीने का था। 3 महीने की ट्रेनिंग में 11,000 स्टाइपेंड दिया जाता था। अभी भारत सरकार और LNT ने लड़कों को रोजगार पैसा बढ़ाने के लिए 5,000 बढ़ा दिया और 1 महीना ट्रेनिंग घटा दिया है। मतलब 2 महीने की ट्रेनिंग है, जिसमें खाना पीना रहना, स्किल डेवलपमेंट, ई-लर्निंग, कंप्यूटर कोर्स, ट्रेनिंग, 3,000 का सेफ्टी किट एंड उसके साथ में ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ये करने के बाद में जो काम सीखा है वही काम उसको LNT की साइट पे करना है, बुलेट ट्रेन की साइट पे। पहले ये आनंद में चालू था, अभी वलसाड़ में चल रहा है। 2 महीने के बाद उसका ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कहाँ होगा, जहाँ पे भी अवेलेबल होगा वहाँ पे उसको दिया जाएगा। और ट्रेनिंग के बाद में साइट पे लड़कों के रहने का पहले फ्री नहीं था सर, तो अभी वो फ्री कर दिया रहने का। और उनके साथ हमेशा हमारा एक परमानेंट स्टाफ उनके साथ रहता है। उनकी प्रोडक्टिविटी, उनके हेल्थ का ध्यान सब रखा जाता है। एंड संडे का छुट्टी रहेगा, नेशनल हॉलीडेज़ का भी छुट्टी रहेगा। और उसके बाद में आने का किराया भत्ता भी दिया जाता है।
वो तब मिलता है जब बंदा लड़का 2 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद साइट पे जाता है तो उसके अकाउंट में पैसा आ जाता है। ट्रेनिंग के अंदर उसका 8वीं से हमारा क्राइटेरिया है 8वीं से लगाकर 10वीं 12वीं फीटर वेल्डर टेक्नीशियन लड़के चाहिए। BA BTech वाले नहीं लगते हैं, अगर वो भी करना चाहते तो आ सकते हैं। हमारे यहाँ पे BTech वाले भी आते हैं क्योंकि आज की डेट में रोज़गार की कमी है। ऐसे देखा जाए तो रोज़गार की कमी नहीं है क्योंकि खुद कंपनियाँ लेने आती है, लड़के गांव से बाहर निकलना नहीं चाहते। बड़ी बात ये है सरकार भी काम कर रही है, रोजगार कार्यालय भी काम कर रहे हैं, हर राज्य में काम कर रहे हैं। रोजगार बहुत है, बस करने वाला चाहिए। तो हमारी कंपनी 1 साल तक NAPS में NAPS में भारत सरकार से 16,000 मिलेगा, LND का अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा और 1 साल के बाद 18,000 PF और मेडिकल दोनों मिलेगा। एंड स्पेशल ITA वालों के लिए, ITA वाले लड़के जो होते हैं 18 से 23 साल का एज प्लस ITI एंड हमारे यहाँ की ट्रेनिंग, ये तीनों किया हुआ लड़का होता है। वो लड़का एक एग्ज़ाम होता है FLS फ्रंट लाइन सुपरवाइज़र, वो एग्ज़ाम हमारे यहाँ करवाया जाता है और हम लोग उसमें उनकी हेल्प भी करते हैं और वो पास हो जाते हैं। और उसके बाद में उस लड़के का सुपरवाइज़र के लिए चेन्नई में ट्रेनिंग होता है, वो पास होकर LND का परमानेंट स्टाफ बन जाता है और सारी सुविधाएं स्टाफ की जैसे मिलती है। जय हिंद, जय भारत। गलतियों का माफ। अगले नियोजक एक एक करके सब अपना परिचय देते जाएंगे। सभी को नमस्कार। मैं चीफ फॉरेस्ट कंपनी सिक्योरिटी एजेंसी जो एक भागी कंपनी है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है चीफ फॉरेस्ट, उसके अंदर हम भर्ती करते हैं गुड़गांव, दिल्ली, जयपुर, विजयपुर, हिंदुस्तान से के लिए भर्ती करते हैं। तो इसमें ESI की सुविधा है, PF की ESI की सुविधा है, PF की सुविधा है। 6 महीने में जो सरकार पैसे बढ़ाती है उसी अनुसार उसकी वेतन वृद्धि होती है। 14,000 रुपये सैलरी है, उसमें से PF करने के बाद 13,000 की वेतन 7 तारीख को सैलरी इन हैंड हो जाती है। दिवाली में बोनस दिया जाता है, 35 दिन की छुट्टी देते हैं, वो वेतन ग्रेजुएटी 5 साल के बाद 3 लाख एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है। तो लिमिटेड कंपनी है, आप जहाँ चाहे हमारे करीबन 125 देशों में काम कर रहे हैं, ऑल इंडिया वर्ल्ड लेवल कंपनी। तो जहाँ पे भी आपको सुविधा हो, जयपुर ऑफिस में हमारा जयपुर ऑफिस है, जयपुर है, जयपुर है, जोधपुर है, जहाँ भी आप संपर्क करना चाहते हो नंबर दिए हुए, मेरे पास स्टार लगी है 70 नंबर, इस पर आगे अपना फॉर्म भर दें और रजिस्ट्रेशन करें। अगले नियोजक गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अन्नपूर्णा फाइनेंस से मैं स्टेट HR राजस्थान यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आया हूँ। मुझे मेरे कंपनी में काम करने के लिए फील्ड स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। बेसिकली हम लोग 12th पास से लेकर के ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएट बंदों को भी हम लोग रखते हैं फील्ड पे जॉब करने के लिए। हमारी जो सर्विसेज हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जो कि हम रूरल एरिया पे अंडर प्रिविलेज जो लोग होते हैं उनको उनके फाइनेंशियल नीड्स को सर्व करते हैं। उसके लिए हमें लड़कों की एवं लड़कियों की भी आवश्यकता है। हम लोग घर से लगभग 80 से 100 किलोमीटर के बीच में वहाँ पर आपको जॉब पोस्टिंग देते हैं, जहाँ पर कि हम आपको रहने की भी सुविधा देते हैं, उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लेते और वहाँ पे मेस फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। तो आपको खाना बना करके खाने की झंझट नहीं है, आपको वहाँ पे खाना भी आपको बना बनाया मिलेगा। आपको सिर्फ काम करना है और अपना ग्रोथ करना है। स्टार्टिंग सैलरी हम लोग 12,500 देते हैं एक फ्रेशर को, साथ में उसका फ्यूल देते हैं। फ्यूल जो कि बाइक चलाने के ऊपर है, वो कितना बाइक 1 महीने में चलाता है, इसके ऊपर उसको हम इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं। जितना वो बिजनेस करता है हर 1 लाख पर उसको 500 रुपये का इंसेंटिव है। तो अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर 25 लाख का बिजनेस किया तो उसको 12,500 का इंसेंटिव भी मिलता है। तो 12,500 की सैलरी, 12,500 का इंसेंटिव प्लस 5,000 का फ्यूल। एक फ्रेशर बंदा अगर चाहेगा तो वो 25 से 30,000 रुपये बहुत आराम के साथ हर महीने अर्न कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस ज़िले के जो कैंडिडेट्स हैं वो पार्टिसिपेट करें और सिलेक्शन लें और जॉब हासिल करके अपना करियर का डेवलपमेंट करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है। सिक्योरिटी स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया लिमिटेड SSCI
सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सुरक्षा के क्षेत्र में आप काम करना चाहते हो तो बहुत आगे तक जा सकते हो। इसके लिए हाइट 1.68, वजन 56 से 90, उम्र 21 से 37 होनी चाहिए। पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से फिजिकल फिट होना चाहिए और जो सुरक्षा के लिए काम करना चाहता है वह इन चीज़ों में निपुण हो तो आगे आ सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सुरक्षा के क्षेत्र में जो पसारा एक्ट 2005 आया उसमें सुरक्षा के क्षेत्र में एक कर्मचारी को क्या मतलब मजबूती के साथ पेश होना पड़ा, जिसके कारण है कि आपको पता ताज होटल में जो हमला हुआ था, एक सुरक्षाकर्मी की छोटी सी लापरवाही के कारण इतना बड़ा हमला हो गया। यानी उनके द्वारा गेट पर चेक नहीं किया जाना, इतना बड़ा हमला होना यानी एक सुरक्षा की लापरवाही है। इसी कारण से आपको 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान उन सब यंत्रों के बारे में सिखाया व समझाया जाता है। इसीलिए मैं आपको बता देता हूं सुरक्षा के क्षेत्र में जो आगे आना चाहता है वह स्टॉल नंबर 9 पर आकर के अपना पंजीकरण करवा सकता है। सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड जो कि भारत में बहुत सारी जगह पुरातात्विक स्थलों में चित्तौड़गढ़ का किला, कोमलगढ़ का किला, जयपुर मेट्रो, वर्ल्ड पार्क इन स्थानों पर काम कर रही है और बड़े बड़े मल्टीनेशनल हॉस्पिटल में भी काम कर रही है। अगर इसमें आज अब आप चाहते हो कि मन से कोई बेरोजगार नहीं है लेकिन गांव से निकलना उनकी आदत में नहीं है, यानी गांव से कोई निकलना नहीं चाहता है, अगर आप गांव से निकल कर के बाहर आकर के आप अच्छे से कंधे से कंधा मिला कर के काम करोगे तो आप कभी बेरोजगार नहीं रहोगे। इसीलिए आप सबको जो भी बेरोजगार 10वीं पास है, हाइट 1.68, वजन 56 से 90, उम्र 21 से 37 है, अगर सुरक्षा के क्षेत्र में आना चाहता है तो अपने आप को मजबूती के साथ पूर्ण रूप से अच्छे से जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का पार्ट पूरा करने के बाद आगे जा सकता है। इसके लिए आपको स्टॉल नंबर 9 पर आकर के पूर्ण जानकारी वहीं से आपको मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट नमस्कार आप सभी को। मैं सिंधुजा माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड से हूँ और हमारा जो हेड ऑफिस है वो नोएडा में है और आर ऑफिस जयपुर में। आज हम लोगों ने यहाँ पर स्टॉल नंबर 13 पर लगाया है और हमारा जो काम होता है ये माइक्रो क्रेडिट माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जो कि महिलाओं को ग्रुप में जो लोन देता है उस तरह का हमारा काम है। हम लोग यहाँ पर अभी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं जो कि ट्रेनिंग या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के लिए कर रहे हैं, जिसमें लगभग हम लोग के पास 40 पोस्ट खाली है और ये जो रिक्वायरमेंट कर रहे हैं हम लोग जालौर डिस्ट्रिक्ट के लिए कर रहे हैं। हम लोगों का जो सैलरी स्टार्टिंग है वो 10,000 से सैलरी स्टार्टिंग है और साथ में हम लोगों का इसी तरह से पूरा 10,000 तक का इंसेंटिव भी 7वें महीने में रहेगा। रहने के लिए कंपनी की तरफ से फैसिलिटी रहेगा, खाने के लिए मैस की सुविधा हमारे यहाँ पर भी उपलब्ध है, आपको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो रहेगा, आपको बस काम करना है और रहना है। और जो हमारा क्वालिफिकेशन है कम से कम मिनिमम आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, ये हमारा क्वालिफिकेशन है। 18 से 28 साल तक के जो भी कैंडिडेट्स अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो काउंटर नंबर 13 पर आकर संपर्क करें। नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम इमकार सिंह है, मैं स्वतंत्र माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड से आया हूँ। हमारा जो कंपनी है वो मुंबई का कंपनी है, स्वतंत्र माइक्रोफिन। अभी जालौर में भी हमारा ब्रांच है जो कि पिछले 4 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे 50 लड़कों का रिक्वायरमेंट है जो कि उदयपुर, सिरोही और जालौर जिले के लिए ज़रूरत है। इसमें कम से कम 12th पास होना चाहिए कैंडिडेट, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, उसके बाइक होना चाहिए और उम्र जो होती है उसकी 20 से 28 साल के बीच में उम्र होना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो तो स्टॉल नंबर 10 पे आके अपना इंटरव्यू दे सकता है। यहाँ पे भी फैसिलिटी ये है कि स्टार्टिंग में उसको सैलरी जो कि है 11,000 रुपये सैलरी मिलेगा, उसके साथ में पेट्रोल 1 किलोमीटर का 2 रुपये 50 पैसा पेट्रोल अलग से मिलेगा और प्रोत्साहन राशि जो काम करता है उसके ऊपर उसको इंसेंटिव दिया जाता है, वो 7 से 10,000 रुपये का मंथली वो आराम से कमा सकता है। तो महीने का कम से कम 20 से 25,000 रुपये सैलरी आराम से वो कमा सकता है। साथ में कंपनी की तरफ से रहने की सुविधा फ्री है और खाने की सुविधा भी फ्री है जो कि ऑफिस में वहाँ पे उपलब्ध है।
जितने भी संडे आते हैं मंथ में, सारे संडे की छुट्टी रहती है। उस दौरान उनको कोई काम नहीं करवाया जाता। दूसरा और तीसरा शनिवार जो रहता है उसकी भी छुट्टी मिलती है। और जैसे 18 महीने अगर कोई स्टाफ हमारी कंपनी में कंप्लीट कर लेता है तो प्रमोशन के लिए एलिजिबल होता है और हर साल उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट भी होता है। स्वतंत्र माइक्रोफिन पिछले 10 साल से काम कर रहा है, 19 राज्य में काम करता है, ठीक है। और बाकी आपको जानकारी चाहिए स्टॉल नंबर 10 पे आके अपना इंटरव्यू दे दे। कम से कम 12वीं पास होना चाहिए कैंडिडेट, 20 से 28 साल उम्र। धन्यवाद। मैं गांधीनगर गुजरात से हूँ। मेरी कंपनी का नाम है कॉस्मोस मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड। मुझे गुजरात के लिए, अहमदाबाद के लिए 10वीं 12वीं ITI पढ़े लिखे बच्चे चाहिए कि जिनका पढ़ाई खत्म हो चुका है। जिन बच्चों का पढ़ाई चालू है उन बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन जिन बच्चों का पढ़ाई ख़त्म हो गया है और इमीडिएट 28 तारीख 29 तारीख को ज्वाइनिंग कर सकते हैं, वैसे बच्चों से अनुरोध है कि वो हमारे 4 नंबर पे स्टॉल पे आए और अपना नामांकन कराए। 10वीं 12वीं ITI कंपनी अहमदाबाद में है। कंपनी का नाम है याज़ाकी इंडिया लिमिटेड। दूसरी कंपनी का नाम है ग्वाला क्लोजर। ग्वाला क्लोजर जो है वो बोतल के सील बनाती है। ITI फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, टर्नर, मशीनिस्ट कैटेगरी के ITI वाले बच्चे चलेंगे। इसमें 16,000 पगार है और रहना फ्री है। याज़ाकी इंडिया लिमिटेड वायरिंग हार्नेस का काम करती है। जो 4 व्हीलर गाड़ी होती है उसका वायरिंग हार्नेस बनाने वाली कंपनी है। कंपनी में सुबह का चाय नाश्ता, दोपहर का खाना मिल सकता है। PF मेडिकल की सुविधा है। हम लोगों ने बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था कर रखी है। तो जिन बच्चों को इस कैटेगरी में जाना है वो हमारे 4 नंबर के स्टॉल पे आए, अपना नामांकन कराए। जिन बच्चों को सिक्योरिटी गार्ड में भी अगर नौकरी करनी है तो वो भी आ सकते हैं, लेकिन इमीडिएट ज्वाइनिंग की अपेक्षा करके आएगा। अगर बोलेगा कि भैया हमें 1 महीने के बाद आना है तो वो जगह अपने पास है नहीं। जो इमीडिएट जो ज्वाइनिंग करना है वही बच्चा, उसको फॉर्म भरना है हमारे पास। थैंक यू। नेक्स्ट नियोजक। हेलो, मेरा नाम घनश्याम शर्मा है और मैं यहाँ पे ICICI बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर की प्रोफाइल पे रिक्रूटमेंट करने के लिए आया हूँ। वापस बता देता हूँ, ICICI बैंक के लिए रिलेशनशिप मैनेजर की प्रोफाइल में पूरे ओवरऑल राजस्थान में 500 से ज़्यादा वैकेंसीज है जिनके लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है। सो जो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे उनको अपना होम लोकेशन भी मिल सकता है और अपार्ट फ्रॉम दैट पूरे राजस्थान में उनका कहीं पे भी प्लेसमेंट हो सकता है। रिलेशनशिप मैनेजर की प्रोफाइल है, इसमें आपको बैंक के अंदर रह के भी और फील्ड का भी काम, ये ICICI पे डिपेंड करता है टोटली कि वो आपको किस प्रोफाइल पे लगाती है। अगर आप टेक्निकली थोड़ा अच्छा साउंड करते हो, आपको सिस्टम पे काम करने का नॉलेज अगर हो जाए तो आपको कैश मैनेजमेंट, टेलर जो कैश वगैरह डिपॉजिट करता है उस प्रोफाइल पे भी लगा सकते हैं। और बाकी आपको लोन में, चेक क्लियरेंस में और कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन करने की प्रोफाइल पे लगाया जाता है। इसमें जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी है वो करीबन 22,000 आपकी CTC रहेगी। इन हैंड सैलरी आपको करीबन 18,000 रुपये मिल जाएगी और 500 से अधिक वैकेंसीज है। सो जिनको भी अप्लाई करना हो 10th 12th और ग्रेजुएशन इसमें कंपलसरी है। 10th 12th और ग्रेजुएशन में 50% से ज़्यादा होना चाहिए तीनों के अंदर। डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1997 से छोटे होने चाहिए कैंडिडेट, 97 से बड़े नहीं। सो जिनको भी अप्लाई करना हो वो 11 और 12 नंबर के बीच की स्टॉल है, ICICI बैंक की लगी हुई है, वहाँ आके आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे आज के नियोजक। और आइए अब मैं आगाज़ कर रहा हूँ सादगी एवं सरल व्यक्तित्व के धनी और आध्यात्मिकता से लबरेज एक ऐसी शख्सियत जो हमारे बीच मौजूद है, आदरणीय श्रीमान निशांत जी जैन, जिला कलेक्टर महोदय जालोर। आपसे इंतजार निवेदन, जोरदार तालियों से हौसला अफजाई जाए। रोजगार आसानियों के लिए आशीर्वचन के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं। सभी को नमस्कार। आज इस रोजगार मेले के बहुत ही बेहतरीन अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे विशेष आमंत्रण पे पधारे हमारे मंत्री महोदय आदरणीय पुखराज पाराशर जी, हमारे SP साहब, ADM साहब, CO साहब, एडिशनल SP साहब, TO साहब और जिस टीम ने आज ये आयोजन किया है, रोजगार अधिकारी हमारे आनंद सुथार जी,
ARM रिको महेश पटेल, संग्रामा राम जी GM DIC, और जो पूरी टीम उसके साथ जिन्होंने काम किया है, हमारे सारे जिला स्तरीय अधिकारीगण भी आए हैं, और प्यारे प्यारे बच्चों और आज के जो नियोजक हैं, आप सभी का मैं टीम जालोर की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो ये मेला है ये अपने आप में अनूठा है, और मैं समझता हूँ कि पिछले कुछ सालों में जालोर में पहली बार हो रहा है, पहले का मुझे ध्यान नहीं है। बड़े जिलों में जनरली इस तरह के मेले होते हैं, जैसे अलवर में या फिर आपके अजमेर में, इस तरह के उदयपुर में जो बड़े जिले हैं संभाग मुख्यालय, वहाँ पे रोजगार मेले होते रहते हैं साल में 1 बार 2 बार। तो जब मैंने इस संबंध में चर्चा की अपने रोजगार अधिकारी जो है आनंद सुथार जी से, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ भी विभाग में ऐसा प्रावधान है कि जो रोजगार कार्यालय है वो रोजगार मेला कर सकता है। तो फिर हमने जो अपने युवा अधिकारी इनकी टीम बनाई और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप लोग क्यों ना इसको जालोर में भी करें, और आज उसी का जो ये एक हमने आज से करीब महीना भर पहले ये सपना देखा था, और इसमें विशेषकर जो एक मार्गदर्शन मिला हमें EDM साहब का और एडिशनल SP साहब का, बहुत ज़्यादा इसमें हमें सपोर्ट मिला और बच्चों को जोड़ा जिस तरह से, तो वाकई में मुझे भी बताया कि रात दिन लग करके आनंद जी कल रात यहीं पे रुके हुए थे, पूरी व्यवस्था देख रहे थे। एक बार पूरी टीम के लिए आप जोरदार तालियां बजाइए। तो जैसा आपने अभी देखा, इस कार्यक्रम को, इस मेले को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो जो फेयर चल रहा है, बाहर जो स्टॉल लगे हुए हैं, वहाँ पे प्राइवेट कंपनियों के लोग आए हुए हैं, वहाँ भी 2 तरह से है। एक तो प्राइवेट कंपनियां जो हाथों हाथ रोजगार दे रही हैं, या फिर वो आपका बायोडाटा लेकर के और एक बार इंटरव्यू लेके आपको रोजगार दे देंगे। उसके अलावा सरकारी विभागों की कौन कौन सी योजनाएं हैं, सामाजिक न्याय की, महिला अधिकारिता की, आपकी राजीविका की, RCT के कौन कौन से कोर्स हैं, ITI के कौन से कोर्स हैं, कौन कौन सी ट्रेनिंग उपलब्ध है, उसकी जानकारी भी सब बाहर मिल रही। कई सारी जानकारियां दर्ज जो मुझे भी आज पहली बार मिली है, तो इसलिए आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। दूसरा, जो अंदर हॉल में जो ये प्रोग्राम चल रहा है, वो जैसा कि अभी बताया गया कि वो मार्गदर्शन है। मार्गदर्शन एक हमारा नवाचार है जो हम लोग आज पहली बार उसकी शुरुआत की है। उसके लिए भी हमारी पूरी जितने भी आगे की 2 पंक्तियों में अधिकारी बैठे हैं, ये सब उसका हिस्सा है। ये हमारा खुद का ही नवाचार है, कोई बाहर से हम लोगों ने नहीं किया है। और ये सब करियर काउंसलिंग का चलेगा इस तरह से, और जहाँ जहाँ ये जॉब, अब इसको हमने इस तरह से सोचा है। और मैं माननीय मंत्री महोदय जैसे निर्देश दिए कि आज जो ये मेला इतने अच्छे ढंग से हो रहा है, इसको 1 दिन और बढ़ाया जाए, तो मैं चाहूँगा कि रोजगार कार्यालय इसको कल भी इसी प्रकार से जारी रखें, नंबर 1। और दूसरा ये कि मैं ये भी इस मंच से बताना चाहूँगा कि आज ये शुरुआत है, अच्छे काम को हमें और आगे बढ़ाना चाहिए। और जैसा कि मंत्री महोदय ने भी कहा कि ये अच्छा है, तो इसको और आगे जिले में ले जाना है हमको। तो आप अक्टूबर में हम बैठे हैं, आज दिवाली आने वाली है, आज जालोर में कल भी रहेगा। नवंबर में इसको भीनमाल में करेंगे, जिसमें जसवंतपुरा रानीवाड़ा ब्लॉक शामिल हो जाएंगे। दिसंबर में इसको सांचौर में करेंगे, जहाँ पे चितलवाना और सरनाऊ ब्लॉक के बच्चे आ जाएंगे। और जनवरी में इसको सायला और पागोड़ा का करेंगे। इस प्रकार से 3 और मेले हम अगले 3 महीनों में रोजगार कार्यालय और सब विभाग मिलकर के करेंगे। तो और उसमें हम ये रिक्वेस्ट करेंगे एम्प्लॉयर्स से भी कि वो भी इसी तरह से आएँ। और ये जो करियर काउंसलिंग वाला भी जो सेशन चलेगा, जो ये अभी पैरामेडिकल के क्षेत्र में CMHO साहब बताएंगे। CET जो अब एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होने लग गया राजस्थान सरकार का, उसके बारे में अर्जुन क्लासेस जोधपुर बताएंगे। ITI और पॉलिटेक्निक के बारे में रामकरण पटेल जी जो लेक्चरर हैं पॉलिटेक्निक में, वो बताएंगे। बैंकिंग के बारे में RCT के डायरेक्टर युगल किशोर जी मीणा वो बताएंगे। और शिक्षा के बारे में लेक्चरर संदीप जोशी बताएंगे। दीक्षा क्लासेस जो अनुप्रति कोचिंग में अधिकृत कोचिंग भी है, वो बताएंगे। नीट और जी के बारे में, IIT के बारे में फिर क्वेश्चन आंसर। इस प्रकार से लगभग सभी करियर के जो सेक्टर है उनके बारे में काउंसलिंग होगी। तो एक तरह से पूरा दिन एक रोजगार के, करियर के नाम ये जो मेला है वो आपको रोजगार भी दे रहा है, योजनाओं के, लोन की, ट्रेनिंग की, कोर्सों की जानकारी भी दे रहा है, और आपको अलग अलग क्षेत्रों में जो करियर है उसकी काउंसलिंग भी कर रहा है। तो इस प्रकार से पूरा एक अपने आप में 1 दिन या 2 दिन का एक छत के नीचे सारा आयोजन है। तो मैं पुनः सब बच्चों को ये कहूँगा कि जरूरी नहीं कि आप आज हाथों हाथ ही इसका यूज़ करो। कई बच्चे ऐसे होंगे जो 10वीं 12वीं अभी कर रहे हैं, तो वो अभी पढ़ाई को, बोर्ड को डिस्टर्ब नहीं करें। अभी ये जो सभी ने बोला, जितने भी एम्प्लॉयर हैं, सबने एक बात बोली कि जिनकी पढ़ाई चल रही है उनके लिए नहीं है, जिनकी पढ़ाई अभी जस्ट खत्म हुई और वो नौकरी चाहते हैं उनके लिए ये है। तो आप आज अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग बैठे हैं जो खुद के लिए नहीं देख रहे, तो अपने किसी दोस्त के लिए देख सकते हैं।
कोई अभिभावक बैठे हैं अपने बच्चों के लिए देख सकते हैं। आप सबसे जो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अब आप जाकर के व्हाट्सएप पे सबको बताइए कि शाम को भी ये मेला जाएगा और कल भी इस प्रकार से रहेगा, ताकि और भी लोग आके इसका लाभ ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांटों से टकराकर फूलों को पाया जा सकता है और काजल की कोठरी में भी दामन को बचाया जा सकता है। इरादे नेक हो तो सच कहता हूँ साथी, उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है और वो हौसलों से उड़ान अपन देख सकते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम की चीफ गेस्ट माननीय पुखराज जी महाराज सर में आइए, जोरदार तालियों के साथ में आमंत्रित। आज के इस रोजगार मेले के अवसर पर और आज जो मार्गदर्शन कार्यक्रम हो रहा है उसमें उपस्थित हमारे जिला कलेक्टर निशांत जैन जी, पुलिस अधीक्षक हर्ष अग्रवाल जी, एडीएम साहब, सीओ साहब, हमारे एडिशनल एसपी मैम, पधारे हुए सभी अधिकारीगण, अतिथिगण और पधारे हुए सभी छात्र छात्राएं, पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले तो प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि ये बिल्कुल सही बात है। मैं भी जालोर का रहने वाला हूँ, मैंने भी अपने जीवन काल में इस तरह का कार्यक्रम, जिस तरह बाहर हमने देखा, जिस तरह स्टॉल्स लगाई गई, जिस तरह से बाहर की कंपनियां आके, जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, बड़ी बड़ी कंपनियों में जिस तरह से लोग आके यहाँ पर बच्चे इकट्ठे करते हैं, बच्चों को सिलेक्शन करते हैं, उनको ले जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह का एक क्लास कार्यक्रम आज उन्होंने आयोजित किया। मैं जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि कलेक्टर साहब ने जैसा बताया कि हम पूरे ज़िले के अंदर इस तरह के कार्यक्रम करेंगे, उसका लाभ हमारे बच्चों को मिलेगा। उसके बाद के अंदर जिस तरह का ट्रेनिंग मार्गदर्शन के लिए जितनी एक्सपर्ट लोग हैं, वो भी इस तरह से जो मार्गदर्शन करेंगे उसका लाभ भी हमारे बच्चों को मिलेगा। मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं, जिसकी जानकारी सिर्फ कागजों के अंदर होती है, अगर हम इस तरह के मेले लगाकर, इस तरह के मार्गदर्शन वाले कार्यक्रम करके रहे, हम फील्ड के अंदर सबको इकट्ठा करके इस तरह की जानकारी करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार जो लाभ देना चाहती है, वो लाभ आम आदमी को, जो ज़रूरतमंद व्यक्ति को मिल सकता है। हमारी जो योजनाएं, मैं देखता हूँ कि ये इतनी बड़ी बड़ी किताबें जो सरकार छपवाती है, जिसमें हर बजट के अंदर कुछ न कुछ घोषणाएं करती है कि ये योजना उनको मिलेगी, इनको मिलेगी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ कि आज यहाँ पर कंपनी वाले आए हैं, जो नियोजन वाले हैं, वो भी अपनी बात को यहाँ बता रहे हैं आप सब लोगों के सामने। मैं समझता हूँ इसका प्रचार प्रसार भी पूरी तरीके से हो और उसका लाभ हमारे जालोर जिले के निवासियों को मिले, मैं यही शुभकामनाएं देता हूँ। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम हर साल बनते रहें और जो सरकार की योजना है उसका भरपूर प्रचार हो और उसका लाभ हमारे जिले के निवासियों को मिले। मैं यही आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उसका लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंच पे गए परसर साहब, कुछ कलेक्टर साहब मिलकर के हमारे परसर साहब कलेक्टर साहब को देंगे। आइए मनीता कंवर सुरेंद्र सिंह हमारे, उसके बाद में साहिता भैराराम जी, बैंक मित्र, ये ब्यूटी पार्लर का जो प्रशिक्षण इन्होंने दिया। अब अगर बैंक मित्रों में साहिता भैराराम जी, फिर जयंती देवीलाल जी फुर्ती से आ गए, जयंती देवीलाल जी, करुणा कुमारी गुलाब राम जी, एक एक करके आए। और ये जो बैंक मित्र के करुणा कुमारी गुलाब राम जी, गीता कुमारी भीमाराम जी, टीपू देवी रामलाल जी, SBI जी, RS
EIT व आजीविका द्वारा प्रायोजित ये प्रशिक्षण था और महिला सिलाई के लिए जिन्होंने तीनों हमारे पारसर साहब जिला कलेक्टर शिक्षक महोदय तीनों मिलकर के महिला सिलाई में ममता कुमारी सुराराम जी तुरंत आए। श्यामा कुमारी दामोदर जी फुर्ती से आगे बैठे। श्यामा कुमारी दामोदर जी, ममता कुमारी सुराराम जी, श्यामा कुमारी दामोदर जी, कदनो कुमारी, डिम्पल कुमारी महेंद्र सिंह जी, उर्मिला और उसके बाद डिम्पल नैनाराम जी। बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय श्रीमान पोखरियाल पारसर साहब, निशांत साहब और बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम में पधारे हुए सभी माननीय सर, जैसा कि आप सभी को उम्मीद है कि चिकित्सा सॉरी माफी चाहूँगा। आज के इस कैरियर काउंसलिंग शिविर में स्वागत है। मैं राजस्थान पुलिस की ओर से आप लोगों को राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इन पदों पर होने वाली भर्तियों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले मुझे जरा बताएं हाथ खड़ा करके आप में से कौन कौन आदमी पुलिस में भर्ती होने का इच्छुक है? जी, करीब 50-60% लोग। हाँ, तो मैं आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस में भर्ती होना या राजस्थान पुलिस में भर्ती होने का सपना देखना इसलिए भी जरूरी है कि जिन लोगों को लगता है कि वो समाज की हर वर्ग की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए राजस्थान पुलिस सबसे बेहतरीन कैरियर विकल्प है। तो राजस्थान पुलिस में भर्ती होने की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये जान लें कि राजस्थान पुलिस है क्या। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वर्तमान में राजस्थान पुलिस लगभग 1,05,000 अनुशासित लोगों का एक समूह है जो राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता की सेवा कर रहा है। तो अगर आप रेशियो निकालेंगे, अगर आप दोबारा सोचेंगे, देखिए 7.5 करोड़ लोगों की सेवा करने के लिए हमारे पास 7.5 लाख भी लोग नहीं हैं। 7.5 करोड़ लोगों के लिए हमारे पास केवल 1 लाख लोग हैं और उसमें से करीब 85% राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल हैं और 15% राजस्थान पुलिस के अधिकारी हैं, जिसमें हेड कांस्टेबल से लेकर के और हमारे DGP साहब तक शामिल है। तो आप अनुमान लगाइए करीब 90,000 की फोर्स राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पे काम करती है और बाकी के जो 15 से 20,000 लोग हैं वो हेड कांस्टेबल से लेकर DGP साहब तक अपने अलग अलग पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। तो जब आप ये जानते हैं कि राजस्थान सरकार का यह सबसे ज़्यादा अनुशासित फोर्स है और चूंकि संख्या बल में कम है, जो नेशनल स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उनके हिसाब से प्रति 1 लाख लोगों पर पुलिस वालों की जो संख्या होनी चाहिए उसके हिसाब से हमारे प्रदेश की संख्या काफ़ी कम है। और इसमें पुलिस में जो व्यक्ति भर्ती होता है उसके काम करने का दायरा, उसके काम करने का जो समय है वो 24 घंटे है। रोजाना 24 घंटे वो ड्यूटी पर रहता है, सप्ताह के 7 दिन और साल के 365 दिन उसे अपनी ड्यूटी के लिए तैयार रहना पड़ता है। इसकी तुलना अगर आप बाकी की नौकरियों के साथ करेंगे, मान लीजिए प्रशासन के साथ या दूसरे जितने भी सिविल डिपार्टमेंट है, तो उनमें ड्यूटी का एक टाइम फिक्स है। लेकिन राजस्थान पुलिस में जो समय है वो सीमा फिक्स नहीं है। आप ड्यूटी पर पहुंचते हैं, उसका ड्यूटी से कब फ्री होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है कितने बजे आपको ड्यूटी से ऑफ किया जाएगा, क्योंकि आंकड़े से स्पष्ट है काम ज़्यादा है और लोग हमारे पास कम है। जी, मैं इस प्रक्रिया के बारे में बताना चाह रहा था कि राजस्थान पुलिस जो भर्ती करती है उस भर्ती में मुख्य रूप से 2 चरण होते हैं।
पहला चरण होता है लिखित परीक्षा और दूसरा होता है फिजिकल फिटनेस। ये एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें भर्ती होने वाले व्यक्ति को मेंटल के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी उतनी ही जरूरत है। यानी कि पहले आपको लिखित परीक्षा देकर के अपनी मेंटल फिटनेस के बारे में जानकारी होती है कि हम मेंटली फिट हैं, और उसके बाद आपको फिजिकल फिटनेस करके होता है कि आप 12-16 घंटे 18 घंटे की रोजाना की ड्यूटी करने के लिए फिट है या नहीं है। ये दूसरा और किसी डिपार्टमेंट में नहीं होगा, इसलिए आपको पढ़ाई के साथ साथ अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना आवश्यक है। अब इस भर्ती के अंदर आजकल एक नया परिवर्तन पिछले महीने इंट्रोड्यूस किया सरकार ने, और उसका नाम है CT एग्जाम। यह है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, समान पात्रता परीक्षा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? पिछले राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में कुल पदों की संख्या थी 5500 कांस्टेबल भर्ती में, और जो फॉर्म भरे गए थे उनकी संख्या थी 18.5 लाख। 18.5 लाख लोगों में से अगर 5,500 लोगों को भर्ती करना है तो आप अंदाजा लगाइए परिणाम कैसा होगा, और एक्सरसाइज कितनी करनी पड़ी होगी सरकार को। तो इसके अंदर अगर आप अंतिम परिणाम देखेंगे तो परिणाम को उल्टा करके देखिएगा। 18,45,000 बच्चे इस परीक्षा में फेल हुए थे। पास होने वाली संख्या कितनी है? 5,500, और फेल होने वाली की संख्या कितनी है? 18,000 नहीं है, ये कितनी है? 18,45,000 बच्चों को फेल किया गया था। तो सरकार के सामने इस परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने, उसकी सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इंटरनेट बंद करना पड़ता है 3 दिन के लिए, काफ़ी समस्या आती है। तो इस साल राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है, और वो पहल की है CT एग्जाम के थ्रू। ये एग्जाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इस एग्जाम में बता दिया जाएगा कि आप लोग कांस्टेबल भर्ती का फॉर्म भरने के लायक हैं या नहीं है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये प्री एग्जाम है, उसके बाद एक मेन एग्जाम है। तो लिखित परीक्षा 2 भागों में हो गई, पहले CT में, उसके बाद आपको कांस्टेबल भर्ती का एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अब देखिएगा CT के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। ये CT का एग्जाम जो 12th लेवल में, जो 12वीं पास कर रहा है या 12वीं में पढ़ रहा है, वो दोनों तरह के बच्चे इस एग्जाम को दे पाएंगे। और इन भर्तियों के लिए 3 भर्तियां ऐसी है जो वर्दी से समर्पित है। पहली है राजस्थान की वनपाल और वन रक्षक, जो वन विभाग की भर्ती है वो है। उसके बाद में देखिए आबकारी विभाग के अंदर 6 नंबर पर दी है जमादार, और 7वें नंबर पे राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल। इसका नियम ये रखा गया है कि जितनी भर्ती आएगी उसके 15 गुना लोग ये एग्जाम आप दे पाएंगे। कितने लोग देंगे? 15 गुना। यानी मान लीजिए आने वाली भर्ती 5,000 लोगों की है, उम्मीद करते हैं बजट आने वाला है तो हो सकता है कि भर्ती ज़्यादा भी आ जाए, चुनाव का वर्ष होगा तो सरकार आपके लिए ज़्यादा अच्छा मौका देगी और एक बड़ी भर्ती की कल्पना आप कर सकते हैं। तो अगर 5,000 सीटें आगे भी होंगी, इसके अलावा जो बाकी विभाग की छात्रावास की, तो इस एग्जाम को करने के लिए जो आपके सामने सिलेबस दिया गया है वो सरकार ने जारी कर दिया है। सिलेबस को और डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। मोटे तौर पर राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम है उसी का सिलेबस इसी के अंदर रिपीट किया गया है। राजस्थान का इतिहास है, कला और संस्कृति है, परंपरा और विरासत है। इसके अलावा भारत का भूगोल पूछा जाएगा, राजस्थान का भूगोल होगा इसमें, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान के विशेष बल देते हुए राजस्थान में जो राजनीतिक व्यवस्था है, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, राजस्थान का गठन कैसे होगा, वो सारी बात इसमें आएगी। समसामयिकी का सामान्य ज्ञान भी इसमें पूछा जाएगा। मोटे तौर पर RS के एग्जाम के जो सिलेबस है लगभग वो आपके लिए होगा। यानी छांटना उसको है जिसके अंदर ये बिल्कुल तड़प है कि राजस्थान पुलिस में ही जाना है, उनके लिए ये परीक्षा इस बार आयोजित होगी और हर एक पद के लिए 15 लोगों को इसमें पास किया जाएगा। प्रश्नों की संख्या बता दी आपको, 150 प्रश्न है, 300 अंक, समय 3 घंटे। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसके फॉर्म भरने की तारीख आ चुकी है। फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं आज से 5-6 दिन पहले से। 12 तारीख से फॉर्म शुरू हो गए हैं इसके, और ये 11 तक फॉर्म चलेंगे। यानी अगले महीने की 11 तारीख तक आपको ये फॉर्म भरने का मौका है कि आप अगर 12th पास है या 12th से ऊपर पढ़ चुके हैं, मान लीजिए ग्रेजुएशन कर ली लेकिन बनना कांस्टेबल है, लगता है कि थानेदार के लिए मैं अगली बार तैयारी करूंगा, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन दोनों के लिए अलग अलग परीक्षा है। अगर सब इंस्पेक्टर या कैप्टन कमांडर जाएंगे तो स्नातक स्तर पास करना पड़ेगा, अगर कांस्टेबल भर्ती होना है तो ये एग्जाम पास करना पड़ेगा।
ऐसा नहीं होगा कि आपने ग्रेजुएशन वाला पास कर लिया, साहब मैं तो डिग्री होल्डर हूँ, मैंने तो ग्रेजुएट कर लिया, तो मुझे इसका एग्ज़ाम देने दो। इसका एग्ज़ाम वही बच्चा दे पाएगा जो ये एग्ज़ाम पास करेगा। तो इसको नोट कर लीजिए, फॉर्म भरने की तारीख चल रही है, अगले महीने की 11 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आप में से कौन कौन ये एग्ज़ाम का फॉर्म भरेगा? कोई नहीं भरेगा? यस, ये हुई ना बात। तो 70-80 को जो हम लोग फॉर्म भरेंगे, ध्यान रखिएगा, आप लोगों में फॉर्म भरने वाली संख्या में बता देता हूँ, करीब करीब वही जो 18 लाख पिछली बार मेन एग्जाम में बैठे थे, उतने फॉर्म इस बार सीईटी में आएंगे। तो आपको इस बार 18 लाख में से पहले 75,000 या 1 लाख लोगों में आना है और उसके बाद आपको मुख्य परीक्षा देनी है। लेकिन अगर अभी आपने ढंग से तैयारी की तो आप आराम से मुख्य परीक्षा को पास कर पाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई सारे लोग जयपुर वाले ही पास होंगे या सारे लोग जो है उदयपुर या बड़े सिटी के लोग पास होंगे। राजस्थान के 33 जिले हैं और हर जिले में इंक्लूडिंग जालौर की दूर ढाणी में बैठा हुआ बच्चा या जैसलमेर में किसी दौरे में बैठा हुआ बच्चा भी जो गाय भेड़ बकरी चराने का काम कर रहा है, पढ़ाई साथ साथ कर रहा है, वो भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आ सकता है। आवश्यकता केवल एक बात की है कि आप सिंसियरली डिलीजेंटली मेहनत के साथ इस एग्जाम को देंगे तो ये परीक्षा आपके लिए बड़ी आसान होगी। पहली बार जब परीक्षा आयोजित हो रही है सीईटी की, तो मेरा विश्वास है या मेरा अनुभव है पिछले 20 साल का कि राजस्थान सरकार द्वारा कराई जाने वाली इस बार की परीक्षा भविष्य में होने वाली सभी परीक्षाओं में सबसे आसान परीक्षा होगी। जब भी कोई एग्जाम दोस्तों पहली बार होता है तो उसका लेवल बड़ा मीडियम रखा जाता है, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं परीक्षा कब से टफर होती है। जो एग्जाम में पहले सवाल आ गए दोबारा उससे भारी सवाल आते हैं। तो आपके लिए सुनहरा मौका है कि आप इस वर्ष इस परीक्षा को पास करेंगे तो आसानी से अपने कैरियर को इसी साल बना पाएंगे। ये फॉर्म कहाँ भरेंगे उसके बारे में विज्ञप्ति में लिखा हुआ था। ये ई-मित्र कियोस्क पे आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। जन सुविधा केंद्र बने हुए जिलों में CSC नेट बैंकिंग के थ्रू ATM डेबिट कार्ड के माध्यम से आपको अपनी फीस के साथ में ये फॉर्म जमा कराना है और ये फॉर्म 11 तारीख की आधी रात को बंद हो जाएंगे। उसके बाद ये फॉर्म आप अगले साल भर पाएंगे, 1 वर्ष के लिए आप पीछे रह जाएंगे। तो विशेषकर ध्यान रखिए, मेरी जो व्यक्तिगत सलाह आपको वो ये है कि जो व्यक्ति सिंसियर होगा वो अपना फॉर्म अगले 5-7 दिन में भर देगा। आखिरी दिनों में फॉर्म वो भरता है जो हमेशा क्लास में लेट लतीफ है, हमेशा पीछे बैठा है, उसको पता है कि ठीक है भर देंगे, घर वालों को समझाना है क्या कर रहा है बेटा, क्या एग्जाम दे रहा है। कोई टाइम पास होंगे वो सबसे आखिरी में भरेंगे, लास्ट के 4 दिन। उस समय सर्वर डाउन हो जाएगा, आपकी कभी फीस सबमिट नहीं होगी, कभी फॉर्म सबमिट नहीं होगा, कभी कंफर्मेशन मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि उस सर्वर की लिमिटेशन है। अगर 5 लाख लोग आखिरी दिन फॉर्म भरेंगे तो मुझे यकीन है कि राजस्थान सरकार का पोर्टल उसको झेल नहीं पाएगा। तो आप अगर सिंसियर है तो अभी इस समय आप अपना फॉर्म जितना जल्दी भरिए और अपनी तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि टेक्निकल चीज़ों की सीमाएँ होगी। उसके बाद देखिएगा इसकी परीक्षा तिथि जारी कर दी गई है, सरकार ने इसकी डेट भी दे दी है। एग्जाम कब लेंगे तो बता देता हूँ मैं आपको। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होगा 6, 7, 8 और 9 जनवरी को, और सीईटी 12th लेवल का 18, 19, 25 और 26 ये 4 तारीखें घोषित कर दी गई है। इन 4 में से किसी एक दिन आपका एग्जाम होगा। संख्या ज़्यादा होगी 18-20 लाख फॉर्म की तो 4 दिन एग्जाम चलेगा, सुबह शाम की पारी में चलेगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि आप फरवरी को समझ लीजिए, अगर आपके पास में 18-19 फरवरी की तारीख है तो आपका सारा सिलेबस 15 जनवरी तक पूरा हो जाना चाहिए। जिस बच्चे ने पढ़ाई अच्छे से करनी है उसको 1 महीने पहले अपना पूरा कोर्स खत्म कर लेना चाहिए, ताकि आखिरी के 30 दिन अगर आप रिवीजन करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होने का चांस बनेगा। अगर आप आखिर तक उसी कोर्स को ख़त्म करने में रहेंगे और रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कम आएंगे और आप इस बार परीक्षा नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत अच्छे से बता दूं आपको, कंपटीशन काफ़ी तगड़ा होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप समयबद्ध सारणी बना करके और अपने सिलेबस को टाइम पे पूरा करेंगे, तब जाकर के ये एग्ज़ाम आप निकाल पाएंगे। आप खुद जानते हैं, एक बात कॉमन सी बात समझिएगा, आपने कोई एक किताब को 3 बार पढ़ा या 3 अलग अलग किताबों को एक बार पढ़ा तो ज़्यादा कौन सी याद रहेगी हमको? एक किताब को अगर हम 3 बार पढ़ के जाएंगे, रिवीजन करेंगे उसका, तो हमें ज़्यादा अच्छे से याद होगी, हम ज़्यादा अच्छे से उस एग्ज़ाम को कर पाएंगे।
तो मेरी आपको व्यक्तिगत सलाह है कि इस परीक्षा को पास करने के लिए आप लोग अभी से लग जाएं और इस फॉर्म को भरते ही अपनी तैयारी को धार देना शुरू करें। तो ये संक्षेप में जो मुझे 10 मिनट दिए गए थे, मैं आभार प्रकट करूँगा जिला कलेक्टर साहब का, मंत्री महोदय का और प्रशासन ने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हाँ बजे मोटा चाहिए वहीं बजे ना यार थे तो मैं थोड़ा टैक्स भारी है। थैंक्स। हम 2 तरह के बैचेस की तरह तैयारी करवा रहे हैं। हम नोट्स दे रहे हैं विधिवत, हम NCERT की बुक्स पे बेस्ड नोट्स बना रहे हैं, हम आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं और ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा जो करंट अफेयर्स का सेशन है। आजकल का जो करंट अफेयर्स है वो आपकी प्रतियोगी परीक्षा की जो प्री का पार्ट होता है, पात्रता परीक्षा, उसके अंदर 60% से 50% का हिस्सा है। तो अगर आपने अपने करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि आप उस प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे अंक से पास हो सकते हैं। और एक बार आपने पात्रता पास कर ली तो आपका मनोबल नेक्स्ट लेवल पे आ जाएगा, आप बेस परीक्षा में अच्छे से पास कर पाएंगे। हमारे पास 20 वर्षों का अनुभव है और इसी IIT नीट के बारे में धीरज सर ने बताया, वैसे ही कंपटीशन परीक्षा में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप परीक्षा में क्या छोड़ें और क्या पढ़ें। और RS का सिलेबस अगर आप देखें वो इस तरह से बनाया कि अगर आपने RS की तैयारी ढंग से कर ली तो आपकी बाकी सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होगी। और RS का सिलेबस में जो प्री का पेपर है उसके अंदर देखा गया है कि आपकी 7वीं से 12वीं और फर्स्ट ईयर के सवाल ही आ रहे हैं NCERT RBSE बुक्स में। तो हम जो नोट्स दे रहे हैं दीक्षा क्लासेस में वो NCERT बुक्स के आधार पर बनाए जा रहे हैं, सब लेखकों की पुस्तकों से आधार पर बनाए जा रहे हैं और साथ में करंट अफेयर्स के लिए हम पुस्तिका दे रहे हैं, YouTube में फ्री एजुकेशन दे रहे हैं और ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं कि आप अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकें। तो इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो मॉक टेस्ट और मॉक इंटरव्यू जो दीक्षा क्लासेस में बहुत अच्छा हो रहा है। आपको हमको बताने की बहुत अच्छा लग रहा है कि जालोर से ही इस बार RS मॉक इंटरव्यू कराया। 5 ऐसे लोग जो RS का साक्षात्कार देने वाले हैं वो जालोर से आए एंड दे हैव परफॉर्म ब्रिलियंटली, बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। तो हम समय समय पर मॉक इंटरव्यूज़ करवाते हैं, आपका वीकली टेस्ट करवाते हैं, आपका साप्ताहिक टेस्ट होता है, पूरे महीने का टेस्ट होता है। तो ये सब क्यों करवा रहे हैं कि आप फाइनल परीक्षा से पहले अपनी परीक्षा की तैयारी को जांच लें और साथ ही साथ हम मॉक इंटरव्यूज़ भी कराते हैं। मॉक इंटरव्यूज़ कराने का उद्देश्य क्या है कि हम RPSC में जिस तरह का माहौल होता है वैसा ही माहौल क्रिएट करते हैं ताकि आप अपनी तैयारी को परख लें कि आप इंटरव्यू फेस करने के लिए आपके अंदर मनोबल की कमी तो नहीं है, आपके बोलने में हिचकिचाहट तो नहीं है, आप साफ से बात कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। पूरा फीडबैक हम दे रहे हैं उनको ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाए। सो दीक्षा क्लासेस में नीट, IIT और कंपटीशन डिवीज़न के सारे आयाम खुले हैं। आपकी कोई जिज्ञासा है जो हमारे इस छोटे से प्रेजेंटेशन में कवर नहीं करी है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं। अभी हम कुछ देर तक यहीं हैं, आपके मन में कोई जिज्ञासा है आप व्यक्तिगत रूप से हमें मिल सकते हैं, हम आपकी जिज्ञासा को एड्रेस करेंगे। पर ये मान के चलिए कि आर्ट्स 12वीं में आर्ट्स लेने के बाद में आपने सरकारी नौकरी के लिए सारे रास्ते खोल दिए। इतनी वैकेंसीज आ रही है राज्य सरकार की, इतना बढ़िया सुनहरा अवसर है कि आप 12वीं में आर्ट्स लेने, 10वीं में आर्ट्स लेने के पश्चात 11th 12th में आर्ट्स लेने पे अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। और CET का जैसे अभी सर बता रहे थे, CET के 2 लेवल है, एक 12th लेवल है, ग्रेजुएशन लेवल है। तो 12th लेवल में अगर आपने आर्ट्स ले रखी है और अगर आपने NCERT की बुक्स अच्छे से कर रखी है, आपने अपनी तैयारी को फिल्टर कर रखा है, तो अब अभी से आपकी जॉब लग सकती है, सरकारी नौकरी लग सकती है। तो ये एक हमारा छोटा सा प्रयास था। हो सकता है आपकी कोई और जिज्ञासा जो हमने कवर नहीं की हो तो आप हमसे व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। हमारे नंबर आप लोगों के बीच में रखे गए हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।
आइए अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूँ पॉलिटेक्निक में कैरियर के संबंध में श्री रामकरण जी पटेल, व्याख्याता पॉलिटेक्निक श्रीमान रामकरण जी पटेल पीपीटी के माध्यम से आपको इस कैरियर की जानकारी प्रदान करेंगे। सभी युवाओं से, आशार्थियों से निवेदन है आराम से बैठें, आप तक जानकारी पहुंच रही है कि घर आकर। कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जालौर। ये कॉलेज वर्ष 2011 से पाली जिले में चल रहा था, लेकिन वर्तमान सरकार के अथक प्रयास और सहयोग से इस सत्र से ये कॉलेज जालौर में शुरू हो चुका है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस आदि ब्रांच में डिप्लोमा प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार नॉन इंजीनियरिंग में टेक्सटाइल डिजाइन, कॉमर्शियल आर्ट, ब्यूटी कल्चर आदि क्षेत्रों में डिप्लोमा प्राप्त करते हैं। जिन ब्रांचों में डिप्लोमा होता है कि उन्हीं ब्रांचों में इंजीनियरिंग अर्थात बीटेक भी होती है, इसलिए डिप्लोमा को प्री इंजीनियरिंग कोर्स भी कहा जाता है। जालौर कॉलेज में 3 ब्रांचें हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, जिसमें डिप्लोमा किया जा सकता है। इसमें एडमिशन लेने की बात करें तो 2 तरीके से एडमिशन होता है। पहला, जो बच्चे 10वीं पास कर चुके हैं वो पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं फर्स्ट ईयर में, और 3 साल में उनका डिप्लोमा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में या ITI कर रखी है। और स्किल की जो देवता है वो भगवान विश्वकर्मा जी है। साथ करें, यह जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। रोजगार का जो भी क्षेत्र आपने तय किया है वह क्षेत्र आनंद के साथ हम उसको आगे बढ़ाएं। बात करें अत्यंत कर्मठ, अत्यंत समर्पित लाखों जो सबको मेरा नमस्कार। एक साथ तालियां बजाओ ताकि थोड़ी सुस्ती हटे। इस टाइम आपका दोपहर का टाइम हो गया तो आप बिल्कुल सुस्त हो। जिस पर्पज से आए हुए हैं, आप जिस उद्देश्य से आए हैं, आपका दिन पूरा खराब हुआ है, थोड़ा ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सभी आपके लिए किया जा रहा है। और आपके जब ध्यान से सुनोगे, समझोगे, जब ये उपयोगी सिद्ध होगा। यदि हम बताते जाएंगे, जानकारी देते जाएंगे, परंतु आप उसको सुन करके, समझ करके यदि अपने जीवन में नहीं उतारोगे तो वो सार्थक सिद्ध नहीं होगा। तो मैं मेरा परिचय युगल किशोर मीना, निदेशक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था जालौर। हमारे इस संस्था में जो बेरोजगार युवक हैं उनका जानकारी दी जाती है और उसको रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। परंतु अभी आपको केवल शिक्षित लड़के जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ टिप्स बताएंगे हम, ताकि उसी हिसाब से वो तैयारी कर सके और अपने क्षेत्र का कैरियर बना सके। तो स्टेप आगे बैंकिंग एग्जाम के लिए 18 वर्ष से स्टूडेंट होनी चाहिए, लास्ट है ये, और उच्च पोस्ट थोड़ा और जो लिपिके वर्ग से अधिकारी पोस्ट की होती है उसको 20 वर्ष होना आवश्यक होती है। और विभिन्न वर्गों की विभिन्न वर्ग SC ST OBC मिलिट्री और विकलांग, इनके लिए एज में छूट दी गई हुई है। सभी बैंकिंग इंस्टीट्यूट अपना परीक्षा का नोटिस निकालते हैं और विद्यार्थियों को सबसे पहले परीक्षा का सिलेबस का अध्ययन कराना चाहिए, उसके बाद में परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र में जो व्यक्ति तैयारी करना चाहता है वो अपना निर्णय लें कि बैंकिंग क्षेत्र में जाना है, क्योंकि इसमें आप किताबें रटने से नहीं होगा। इसमें आपको रूटीन जो सर ने अभी पूर्व में बताए कि इसके सभी सब्जेक्टों की एक रूटीन में तैयारी करनी होगी आपको, जिसमें आपको शुद्धता और इसकी स्पीड, एक्यूरेसी, स्पीड और डेली रूटीन पे आप हल करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। क्योंकि इसमें समय का मूल्यांकन किया जाता है और उसकी शुद्धता, कितने कम समय में कितना अच्छा और अधिक से अधिक कार्य कर सकता है,
उसका आकलन किया जाता है। अंग्रेजी, इसके अंतर्गत अंग्रेजी और सामान्य भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। इसमें जो लिपिके वर्ग होता है उसमें 2 प्रक्रियाएं होती है, जिसमें प्री और मेन एग्जाम होता है। प्री में अपने को उसमें हाँ, आपके अंतर्गत इसके क्या है, जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको अंग्रेजी की तैयारी रेगुलर रखनी होती है, ताकि आपको अपडेट होता रहे, और न्यूज़पेपर को रेगुलर रखें, ताकि आपको जनरल नॉलेज और उससे अपडेट वित्तीय जानकारी ये सारी अपडेट होती रहे। आगे आपको रिजर्व बैंक की पॉलिसी और विदेशी मुद्रा और विदेशी बैंक वित्तीय संस्था को अध्ययन भी करते रहना चाहिए। एग्जाम में आपको नकारात्मक अंकन, नेगेटिव मार्क्स, इसमें क्या नकारात्मक होता है, जो 4 क्वेश्चन में से 1 गलत होता है तो 1.4 आपका माइनस चला जाएगा। आप यदि अधिकारी वर्ग की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको प्री की तैयारी, प्री और मेन से, और उसके बाद में इंटरव्यू साक्षात्कार होता है। आगे आप इसके अंतर्गत 2 ऑप्शन आते हैं, इसमें आप इंग्लिश और हिंदी दोनों चुन सकते हैं। नेशनल बैंक और SBI बैंक में अंग्रेजी भाषा का विशेष महत्व दिया जाता है, तो इसमें अंग्रेजी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, इसमें तैयारी अलग करनी है। दूसरा क्या है, नाबार्ड और ग्रामीण बैंक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सरकारी योजना को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है, क्योंकि नाबार्ड बैंक और SBI का अलग से होता है और अन्य बैंकों का IBPS के थ्रू होता है। अब आप कैसे तैयारी करेंगे, इसके बारे में आप देख सकते हैं इस PPT के द्वारा, कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, ये सारी जानकारी क्या पूरा बता दो। और आप यदि इसके बारे में जानकारी जो भी लेनी हो हमारे से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में जो अनुभवी व्यक्ति है जो तैयारी करते हैं उनसे संपर्क रहता है और वो पूरी जानकारी देते हैं और पढ़ाने में आपको पूरा सहयोग करेंगे। भारत में होने वाले एग्जाम के नाम डिटेल आगे नोट। बैंक की तैयारी के समय मन में आने वाले सवाल, क्या परीक्षा की तैयारी कठिन है, ये समस्या है, इसकी मन में कई नेगेटिव और पॉजिटिव विचार आते हैं, तो आप नेगेटिव विचार को छोड़ के पॉजिटिव विचार लेना है, तो ताकि आपको सफलता मिल सके। आगे बढ़ो। बैंक एग्जाम में क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन हो गया है, जिसमें अलग अलग बैंकों में उसके नोटिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग परसेंटेज परिवर्तन होती जाती है, पर ग्रेजुएशन करना जरूरी है। बैंक अधिकारी की सैलरी के बारे में बताया गया है कि जो क्लरिकल का वेतन करीबन 32 के आसपास होता है, जब ये अधिकारी का लेवल 50 से ऊपर होता है। ये बैंकिंग की तैयारी करने के लिए जो ऐप्स दिए हुए हैं, इस ऐप से आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं।
जो मोबाइल को अन्य नकारात्मक देते हैं उसकी भी पॉजिटिव में इसमें देखेंगे तो आप आराम से घर बैठे तैयारी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बैंक ये इसका पैटर्न है जिसके तहत इस पे करेंगे अपने कैपेबिलिटी मेंस और प्रीलिम्स में आएगी, अंग्रेजी भाषा मेंस और प्रीलिम में आएगी और मैथ से मेंस और प्रीलिम, अर्थव्यवस्था, वित्तीय, बैंकिंग और जागरूकता मेंस में, कंप्यूटर एप्टीट्यूड मेंस। ये बैंक की तैयारी का जो सिलेबस, हाँ इसमें आगे छोटा ही तो पता नहीं, हाँ थोड़ा बड़ा कर दो। मेन ट्रिक्स यही है कि इसमें बैंकिंग क्षेत्र में तैयारी करने के लिए सारा सिलेबस नोटिफिकेशन अलग अलग बैंकों का मिल जाता है, पर तो आपको निर्णय लेना है कि बैंक कितने क्षेत्र में जाना है, उसको रेगुलर उसको प्रैक्टिस करनी है। और केवल 6 महीने में यदि रेगुलर प्रैक्टिस कर देता है तो अपने लिपि के वर्ग की परीक्षा में पास हो सकता है। ये मेरा दावा है जो रेगुलर कर ले, क्योंकि इसमें अपन को रेगुलर एक बार तैयारी हो जाती है तो भूलता नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस होती है, वही क्वेश्चन और फार्मूले वो सभी वही आते हैं। तो इसके साथ अपने अच्छी तैयारी की जा सकती है। इसके लिए आप नोट्स बना सकते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज पे पकड़ बनाए रखनी होगी आपको आगे चलो। करंट अफेयर्स पर फोकस, जो भी पेपर से है रोज की करंट अफेयर्स है उस पर ध्यान रखना होगा और उसके नोट्स बनाते रहना और कमजोर विषय पर फोकस रखें ताकि उसकी जो भी कमियां हैं वो दूर करते जाए रेगुलर बेस पे। हाँ, इसमें पुराने प्रश्न पत्र हैं जो बैंकिंग के पहले जो सोल्व हो चुके उनको प्रैक्टिस करें और उनको इतनी बार क्या 3, 4, 5 बार जितना समय मिले प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी अंत तो सुधार होता चला जाएगा। तो ये सारे बता दिए, ऐसे बता दिए। ऑनलाइन घर बैठे आप चाहते हो तो ऑनलाइन हेल्प से आप आराम से कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो इस तरह से आप हमारे को समय दिया आए, इसके लिए चाहते हैं कि हम जो आपका आगे भविष्य में आप इसकी तैयारी कर सकें और हमारा पूर्ण आश्वासन है कि आप इसमें तरक्की करके दिखाएंगे ताकि ये जो चलाया है मेरे समय जो आपका चलाया मार्गदर्शन उसका उपयोगिता सिद्ध हो सकेगी। जय हिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बैंकिंग क्षेत्र के कैरियर में जानकारी दे रहे थे श्रीमान युगल किशोर जी मीरा। अब मैं हेलो, बैंकिंग क्षेत्र में जैसा आप लोग कैरियर बनाने के लिए जा रहे हैं तो इसमें आपको एक विशेष जानकारी देना चाहूँगा कि सरकारी बैंकों में जो वैकेंसी आती है उसका तो नोटिफिकेशन आता है, और जो प्राइवेट बैंक है जो फॉरेन बैंक हैं ना उनके लिए आप कभी भी अपनी साइट खोल के आप देखोगे तो वहाँ पे हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी तैयार मिलेगी। आपको मतलब आप उनकी साइट खोल के देखिए, वो आपका रिज्यूम मांगेंगे, उसके अंदर आपके सीवी रिपोर्ट वो मांगेंगे, रिज्यूम मांगेंगे, आप वहाँ अपलोड कर दीजिए। जब भी उनके कोई वैकेंसी आएगी, कहीं फील्ड में कोई पोस्ट खाली होगी, आपका कॉल आएगा, आपको बुलाएंगे, आपको आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। बस सरकारी बैंकों की नोटिफिकेशन आती है उसके बाद ही वैकेंसी निकलती है, उस वैकेंसी के हिसाब से एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं और एग्जाम के बाद में आपको जैसे प्री मेंस और इंटरव्यू के बाद में आपका सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन के बाद में आपको पोस्टिंग मिल जाती है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मैं
निवेदन करूंगा जिला रोजगार अधिकारी श्रीमान आनंद जी सुतार साहब से कि आप पधारें और तमाम उपस्थित हमारे मेहमानों का और आशार्थियों का धन्यवाद ज्ञापित करें। जिला रोजगार अधिकारी जिनके तत्वावधान में इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है, श्रीमान सुतार साहब। और प्यारे बच्चों, आज का ये प्रशासन के नवाचार कार्यक्रम के अंतर्गत मार्गदर्शन एवं करियर काउंसलिंग का शिविर का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत हमने स्कूल, कॉलेज और हमारे जो रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आशार्थी उनको भी हमने मैसेज के द्वारा ये सूचना दी गई कि आपको 10वीं के बाद में क्या क्षेत्र है, आपको आपके ग्रेजुएशन के बारे में क्या आपके रोजगार के अवसर है, क्या आपके ITI, पॉलिटेक्निक, अगर कोई बच्चा मेडिकल, पैरामेडिकल, टेक्निकल में जाना चाह रहा है या कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, चाहे RPSC हो, चाहे UPSC हो, चाहे SSC हो, उनके लिए हमने एक करियर काउंसलिंग का सेशन रखा था। और इसके लिए हमारे इस करियर काउंसिल के जो नोडल अधिकारी जी है आदरणीय ADM साहब, उनके मार्गदर्शन में इतना बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ। उनको बुलावे क्योंकि जालोर एक रिमोट एरियाज है। जैसे आप जोधपुर में आपके पास में अप्रोच है, अजमेर में है, अलवर में है, नेशनल भी नहीं है और इतनी ट्रेन की भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण हमने दिल्ली बात की, हमने जयपुर बात की, हमने गुजरात बात की, एम्प्लॉयर से उसके HR से बात की और हमने इस तरह से कुल 22 एम्प्लॉयर को हमने 50 से संपर्क किया तो 22 एम्प्लॉयर हमारे आने के लिए तैयार हो गए। और इन 22 एम्प्लॉयर में से करीब करीब सभी हमने जालोर में आए और यहाँ के लोगों को रोजगार अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस क्षेत्र में जाना है। और यहाँ से आप लोग बाहर जाओगे तो और एम्प्लॉयर आएंगे। अगर आपने यहाँ टर्नआउट नहीं किया, नहीं गए, तो फिर एम्प्लॉयर की धीरे धीरे रुचि कम होगी कि जालोर के लोग आते नहीं हैं। मुझे बाहर एम्प्लॉयर बात कर रहे थे कि सर हम अलवर में जाते हैं, झुंझुनू में जाते हैं, सीकर में जाते हैं, लड़के खूब आते हैं, लेकिन आपके जालोर से टर्नआउट हम तो दिल्ली से भी आ जाएंगे। यहाँ तक कि मेरी बात हुई थी सर मारुति सुजुकी, हीरो होंडा, इनके खुद के HR से बात हुई थी कि सर हम आकर के एग्ज़ाम ले लेंगे। इनका एक एग्ज़ाम शेड्यूल होता है ताकि वो शाम को फिर इसका रिजल्ट निकला। जैसे प्लेसमेंट में कैसे होते हैं कैंपस प्लेसमेंट, जो बड़े बड़े IITs वगैरह जो होते हैं, उसी तरह उनके एग्ज़ाम होते हैं। वो आकर के एग्ज़ाम लेते हैं, फिर शॉर्ट लिस्ट करते हैं, उसके बाद में इसका फिर डायरेक्ट प्लेसमेंट करते हैं। अगर जाने के इच्छुक हैं तो भी लड़के उनको आने वो भी यहाँ आ जाएंगे। इसलिए हमने ये सेशन रखा। और इसके साथ में हमारे यहाँ पे 3 क्षेत्र में हमने इसको डिवाइड किया: रोजगार, स्वरोजगार और प्रशिक्षण। रोजगार जो डायरेक्ट किसी एम्प्लॉयर में अपने भर्ती होना चाह रहा है, स्वरोजगार जो अपने ऐसे कोई स्किल ट्रेनिंग करके या RCT के माध्यम से फिर अपने लोन लेकर के माध्यम से अपना कोई व्यवसाय स्थापित करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी था। और दूसरी बात ट्रेनिंग, तीनों को हमने दिया। इसके लिए जिला प्रशासन ने हमको जैसे निर्देश दिए, हमने कोशिश पूरी की कि हम इसको अच्छा से अच्छा कार्यक्रम कराएं। इसके लिए आप सब पधारे और इसमें सहयोग किया, इसके लिए धन्यवाद। और एक बार पुनः दिल से कहना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। इनके लिए तो क्लैपिंग मैं यहीं से कर लूँगा। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी सुतार साहब। बहुत बढ़िया। जिला प्रशासन व कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग जालोर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कौशल रोजगार उद्यमिता मार्गदर्शन शिविर के शुभ अवसर